नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का हमारा 7th चैप्टर हमारा देश भारत अवर कंट्री इंडिया कवर किया जाएगा। इससे रिलेटेड दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में फिगर के माध्यम से भी समझा जाएगा। आपको लास्ट तक बने रहना है और जो भी चैनल पर नए हो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी या दक्षिण में हिंद महासागर। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर में तो हिमालय है, सभी को पता है, ये एकदम करेक्ट है। पश्चिम में अरब सागर, दोस्तों वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में क्या है? अरब सागर है या अरेबियन सी है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में नहीं दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी है ये पूरब में, किधर है? पूरब में। ऐसे भी आप समझ सकते हैं जो पश्चिम बंगाल है वो कहाँ पर है? पूरब में, ईस्ट में, इसलिए जो बंगाल की खाड़ी है वो भी कहाँ होगी? पूरब में। तो ये जो कथन है ये असत्य है, ठीक। और दक्षिण में क्या है दोस्तों? हिंद महासागर है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन सी, ठीक, इंडियन ओशन कहते हैं। तो दोस्तों इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, ठीक। मतलब ये कह सकते हैं ए, बी और डी सही है, बाकी जो ऑप्शन सी है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? ठीक, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना वर्ग किलोमीटर है? 32.8 लाख, 42.7, 52.8 या 27.7। तो दोस्तों इस समय जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर। तो दोस्तों याद रखना है, कश्मीर से कन्याकुमारी का मतलब है भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना पूछ रहा है, मतलब कि अक्षांशीय विस्तार किलोमीटर में पूछा जा रहा है। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, ठीक। कश्मीर से कन्याकुमारी का मतलब है जैसे कि ये अपना इंडिया है, ठीक, ये यहाँ से पूरा ऐसे, ठीक, ये वाला जो विस्तार है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखना ये है 3200 कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर है, ठीक। याद रखना जो एग्जैक्ट है वो 3214 किलोमीटर है लगभग। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगा देंगे? 3200 किलोमीटर, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत का विस्तार कितना है? 3300, 3200। अच्छा, अब दोस्तों किस विस्तार की बात कर रहे हैं? अब कर रहा है ये विस्तार की बात, ये वाला विस्तार, ठीक, ये वाले विस्तार की बात कर रहा है। तो दोस्तों याद रखना, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, या हम कह सकते हैं पश्चिम से पूरब तक भारत का जो विस्तार है वो कितना है? तो दोस्तों याद रखना 3200 किलोमीटर, ठीक, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 3233 किलोमीटर, ठीक, याद रखना। दोस्तों लास्ट तक बने रहना, जितने भी क्वेश्चन है फिगर के माध्यम से भी समझा जाएगा, ठीक। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? दोस्तों याद रखना, द्वीप तो सभी को पता होगा, नहीं भी पता तो समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये कोई द्वीप है, ठीक। मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है और ये चारों तरफ से दोस्तों क्या है? पानी से घिरा हुआ है। कैसा है? पानी से घिरा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रायद्वीप। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा प्रायद्वीप। लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र ऐसा है, ठीक, मान लीजिए ये अपना इंडिया है, ठीक, अपना इंडिया कैसा है? अपना कुल मिला के इंडिया ऐसे है, ठीक। ऊपर तो दोस्तों स्थलीय सीमा है सारे दोस्तों से, पाकिस्तान, चाइना है ना, और बांग्लादेश है ना, कुल मिला के ऊपर जो है वो स्थलीय सीमा साझा करता है। लेकिन जो नीचे है इधर से, अगर हम लोग बात करें किधर से? अपने लेफ्ट साइड से, या हम कह सकते हैं पश्चिम से किससे घिरा है? अरब सागर से। पूरब से घिरा है किससे? बंगाल की खाड़ी से। और नीचे जो है हिंद महासागर से। मतलब कि जो भारत है कुल मिला के तीनों तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? भारत को एक प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है, ठीक, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों यही आंसर भी है, जो ऐसा कोई क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप, याद रखना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दोस्तों याद रखना जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है। हालांकि पहले तो चाइना नंबर 1 पे था, लेकिन इस समय जो नवीनतम आंकड़े आए हैं उसमें दोस्तों इंडिया ने चाइना को पछाड़ दिया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया जो अपना भारत है अब जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका पहला स्थान है। क्या है? पहला स्थान। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध या ए तथा बी दोनों? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत की अपनी स्थिति क्या है? ये अपनी क्या है? ये अपनी अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक, धरती माता है।
यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये एक उत्तरी पार्ट है भारत को। अच्छा, इसको कौन बांटता है, हमने देखा था ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर वाला जो वीडियो है, आप लोग उसमें देखना, इसको बहुत अच्छे से कवर किया गया है। ऊपर का जो भाग है यह है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। तो दोस्तों ये जो 0 डिग्री रेखा है, अक्षांश रेखा, या जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ठीक, याद रखना। तो भारत तो अपना किधर है, इधर है कहीं, ठीक, इधर है ना। तो ये तो पता चलिए कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये तो पक्का है ना। ये तो पहला तो एकदम क्लियर है, करेक्ट है। अच्छा दोस्तों, एक जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, जो कि लंदन की ग्रीनिच से निकलती है, वो दोस्तों धरती को किस भाग में बांटती है, वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। ये वाला भाग हो जाता है दोस्तों पूर्वी गोलार्ध, ये वाला पूरा भाग पूर्वी गोलार्ध, और जो इधर वाला पूरा भाग है दोस्तों ये हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध। इस अकॉर्डिंग दोस्तों भारत किस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। अतः हम लोग कह सकते हैं जो भारत है अपना वो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका मतलब ए तथा जो बी है वो दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ए तथा बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों इसकी एक ट्रिक याद रखना, काफ़ी पुरानी ट्रिक है और काफ़ी फेमस है। क्या है, मित्र पर गमछा जार। क्या याद रखना आपको, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक, ये याद रखना आप लोग। तो दोस्तों मी से हो गया मिजोरम। ठीक, मिजोरम है तो ये तो एकदम करेक्ट हो गया। त्रा से त्रिपुरा, ये भी है। माँ से होता है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक, माँ से देखिए माँ से मध्य प्रदेश याद रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें कन्फ्यूजन होगी जरूर। तो आप लोग को क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश याद रखना। ठीक, अच्छा कैसे याद रखोगे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कैसे कन्फ्यूजन दूर होगी आपकी। भैया सभी को पता है कर्क रेखा जो है वो पृथ्वी को, मतलब जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, डिवीजन कैसा करती है, 2 बराबर भागों में। अच्छा इधर देखिए मध्य आ रहा है, कर्क रेखा भी मध्य से गुजरती है ना, भारत के लगभग, और इसमें नाम भी है मध्य प्रदेश, इसलिए आप इससे समझ सकते हैं मध्य से याद रखना मध्य प्रदेश। ठीक, अब आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे, है ना। तो याद रखना मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, पा से पश्चिम बंगाल, है ना। पंजाब याद रखना, पा से पश्चिम बंगाल, है ना। पा में अंक की बिंदी है इसलिए पंजाब को यहाँ हटाते हैं। पा से पश्चिम बंगाल, रा से दोस्तों राजस्थान, गा से हो जाता है आपका गुजरात। ठीक, गा से क्या हो जाता है, गुजरात, मा से हो जाता है मध्य प्रदेश, छा से हो जाता है छत्तीसगढ़, और झाड़ ये पूरा लेंगे, झाड़ से झारखंड। तो याद रखना, इससे देखिए क्या स्टेटमेंट बन सकता है। एक तो यही बनेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो देखिए मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, पश्चिम बंगाल 3, राजस्थान 4, गुजरात 5, मध्य प्रदेश 6, छत्तीसगढ़ 7 और झारखंड 8। मतलब कि टोटल 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, याद रखना। सबसे पहले किससे गुजरेगी, सिंपल सी बात है, सबसे पहले पश्चिम में कौन आता है, गुजरात आता है, तो सबसे पहले वहीं से निकलेगी, है ना। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब अच्छे इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, जो महाराष्ट्र ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। किसके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब महाराष्ट्र से नहीं निकलती, बाकी हर जगह से कर्क रेखा निकलती है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, या ए तथा सी दोनों। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम लोग भारत की ये मुख्य भूमि ले लें, है ना, भारत की क्या ले लें हम लोग, मुख्य भूमि जो है ये पूरी ले लें भारत की, है ना, यहाँ से यहाँ तक। अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं, देशांतरीय विस्तार की बात नहीं की जा रही। ठीक, अक्षांशीय विस्तार कैसे, देखिए जो अपनी अक्षांशीय रेखा है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके, मतलब कि कहाँ से चालू होती है। मान लीजिए कि नीचे कहीं 0 डिग्री रेखा है ना, और यहाँ से लेकर ऊपर गई है 90 डिग्री तक, और फिर नीचे जो साउथ है वहाँ तक गई है 90 डिग्री तक। तो कुल मिला के हम लोग जो है वो उत्तर की तरफ आते हैं। किधर आते हैं, भारत जो है अपना वो उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए आगे उत्तरी जरूर लगेगा। मतलब ये तो एकदम सही है उत्तरी, अगर इधर कहीं दक्षिणी होता तो ये गलत हो जाता। ठीक, याद रखना। अब देखिए क्या यहाँ पर आपको क्या समझना है, अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है। अच्छा ये तो भारत की मुख्य भूमि होगी। ठीक, अगर इसकी बात करें तब तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक, लेकिन दोस्तों याद रखना, यहाँ पर एक नीचे द्वीप समूह भी है। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर इसको भी ले लिया जाएगा तो दोस्तों जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग जो दोनों ऑप्शन है वो लगा सकते हैं, मतलब कि ए तथा जो सी है वो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। अच्छा, देशांतरीय विस्तार की बात आई है तो देशांतरीय विस्तार दोस्तों ऐसे हम लोग देखेंगे, ये अपना भारत है। ठीक, ये समझ लीजिए। ठीक, इधर ये अपना भारत है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, ये जो है पूरा ये होता है दोस्तों देशांतरीय विस्तार। ठीक, अच्छा देखिए
अब अपना देशांतरी विस्तार आप लोग कैसे याद रखोगे, ये यहाँ पर कहीं 0 डिग्री देशांतर रेखा है, लंदन से निकलती है, तो इधर वाला जो पार्ट हो गया, इधर का पार्ट पूरा ये हो गया हमारा पश्चिमी, है ना, पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाला हो गया पूर्वी गोलार्ध, मतलब पूर्वी तो एकदम लगा होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे बता सकते हो दोस्तों, बाकी सब में उत्तरी लगा है, ठीक, बाकी सब में कैसा लगा, उत्तरी, उत्तर सिर्फ उत्तर और दक्षिण किसमें, अक्षांश में हम लोग लेंगे। अगर पश्चिमी भी होता तब भी गलत हो जाता। तो ऑप्शन तो आप लोग ऐसे लगा सकते हो, क्या पूर्वी लगा सकते हो, पूर्वी देख के 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर लगा सकते हैं। और यही जो है दोस्तों भारत का देशांतरी विस्तार है, मतलब कि यहाँ से लेके गुजरात के कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश के वलांगू तक, ठीक, अरुणाचल प्रदेश के कहाँ तक, वलांगू तक कितना है भारत का जो देशांतरी विस्तार है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक, याद रखना आप लोग अच्छे से। फिर है दोस्तों, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना अंतर होता है। दोस्तों याद रखना, हमने ग्लोब जो अक्षांश एवं देशांतर वाला चैप्टर पढ़ा था, प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप लोग उसको जरूर देख लेना। अगर एनसीईआरटी पढ़ना है दोस्तों, है ना, हम क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि इससे जो है आपका कोई क्वेश्चन भी ना छूटे और जो एनसीईआरटी है वो अच्छे से पूरी कवर भी हो जाए, है ना। आप लोग ये ना समझना कि एमसीक्यूज चल रहे हैं तो आपका जो एनसीईआरटी है वो कवर नहीं होगी। एमसीक्यूज मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे इंपॉर्टेंट, वो सब हम उठा ले रहे हैं, ठीक, और कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर रहे हैं जो उसमें मान ली कि छूट रहा हो, है ना, जो कि समझाना जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों ये जो क्लास है आपके लिए लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जो भी नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप तक जो है वो वीडियो पहुंचता रहे, है ना, नोटिफिकेशन आता रहे। फिर अब प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए, अच्छा देखिए यहाँ पर आपको कैसे समझना है भैया, आपको पता है पृथ्वी जो है टोटल हम लोग कितना माना है, जो पृथ्वी है वो कितना हम लोग 360 डिग्री माना है, पूरा कितना माना है 360 डिग्री। और ये जो है दोस्तों 360 डिग्री कितने घंटे में घूम जाती है पृथ्वी, 24 घंटे में घूम जाती है, ठीक। तो 1 घंटे में कितने घूमेगी, ठीक, 1 घंटे में कितने घूमेगी। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करा जाए, 360 को 24 से भाग कर दे, कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा 24 से कम 24, 24 पंचे 120, मतलब कि 15, मतलब 1 घंटे में दोस्तों जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूम जाती है, ठीक, 15 डिग्री घूम जाती है, ठीक, याद रखना। अच्छा देखिए 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, तो 1 डिग्री कितने देर में घूमेगी, तो भैया 60 को हम लोग क्या कर दें, 15 से डिवाइड कर दें, 15 चक्कू 60, मतलब 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में घूम जाएगी। 1 डिग्री कितने मिनट में, 4 मिनट में घूम जाएगी। तो अतः यहाँ से इसका जो आंसर है वो निकल आता है, क्या निकलेगा दोस्तों, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में जो है वो 4 मिनट अंतर आता है, कितना आता है, 4 मिनट अंतर आ जाता है। मतलब कि अच्छा अपना जो भारत है उसका मानक याम उत्तर कितना है, देखिए दोस्तों अभी भले इसमें कन्फ्यूजन हो रही हो, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर वाला आप चैप्टर देख लेना, ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। फिर भी हम यहाँ क्लियर किए दे रहे हैं, ठीक। अपना जो दोस्तों है मानक याम उत्तर कितना है, 82.5 डिग्री है, ठीक, हमने ये माना है 82.5 डिग्री, है ना, मतलब 0 डिग्री। देखिए जो मेन समय रेखा है, जो प्रमुख यामयोत्तर है, मतलब जिसको कहते हैं हम लोग प्रमुख जो समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो निकलती है लंदन के ग्रीनविच से, ठीक, वहाँ पर हमने 0 डिग्री मान लिया है। उससे जितने पीछे देश होंगे उनका समय पीछे चलेगा, और 0 डिग्री से जितनी डिग्री देश आगे होंगे, जितनी डिग्री उनका उसी हिसाब से समय आगे चलेगा। अब अपना जो देश है वो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री आगे है, तो सिंपल सी बात है जो अपने देश का टाइम है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब ज़्यादा होगा तो कैसे होगा, देखिए 82.5 डिग्री है, 1 डिग्री में आपको पता है 4 मिनट जो है वो ले लेता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82 डिग्री जोड़ लो, 82 इंटू 4 कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 दुनिया 4 और 32, कुल मिलाकर 328 डिग्री। और लेकिन जो ये आधा डिग्री इसका भी तो ले लो, तो 4 का आधा और ले लो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 330 मिनट। मतलब जो अपना देश है वो लंदन के ग्रीनविच से 330 मिनट आगे है, जो अपना टाइम है 330 मिनट आगे है। इसको जब आप घंटे में चेंज करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5.5 घंटा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 5.5 घंटा, ठीक, 5.5 घंटा। इसीलिए दोस्तों जब लंदन में 12 बजेंगे तो अपने यहाँ शाम के कितने बज रहे होंगे, 5:30। जब वहाँ दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो अपने यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे। अब अमेरिका देखिए और पीछे है 0 डिग्री के, तो यहाँ पर दोस्तों और कम से कम 10-12 घंटे का समय का अंतर आ जाता है। मतलब कि जब हमारे यहाँ सुबह होती है तब वहाँ पर रात हो रही होती, कब, 1 दिन पहले की रात, ठीक, या हम ये कह सकते हैं जब हमारे यहाँ रात हो रही होती है तब वहाँ पर सवेरा होता है, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्योदय भारत में सबसे पहले कहाँ होगा। अच्छा आप लोग खुद बताइए, अरुणाचल प्रदेश सबसे जो पूरब में कौन सा स्टेट है भारत का, अरुणाचल प्रदेश है, सिंपल सी बात है। अच्छा पृथ्वी घूम कैसे रही है, पश्चिम से पूरब घूम रही है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश ही तो आएगा, गुजरात तो आ नहीं जाएगा, है ना। तो गुजरात तो एकदम पश्चिम में, ये एकदम हटा दो, मराठ में नहीं आएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक, याद रखना। अच्छा देखिए कैसे, मान लीजिए पृथ्वी है,
यहाँ पर मान लीजिए सूरज निकल रहा है, पूरब में निकलता है सूरज, क्यों निकलता है, जो पृथ्वी है अपनी वो पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अच्छा, अब यहाँ पर मान लो अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर गुजरात है, तो सूरज के सामने सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश ही तो आएगा। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो सूर्योदय है वो सबसे पहले कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का स्थानीय मानक समय क्या माना गया है, 62 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है ना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी या 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। तो दोस्तों ये देखिए, ये देशांतर है, हमने क्या कहा था, देशांतर क्या होगा, पूर्वी और पश्चिमी होगा, तो उत्तरी वाले तो हटा दो। और अभी अभी हम बात कर चुके हैं, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भारत की मानक यामयुत्तर है। ठीक, याद रखना। रूस में कितने मानक समय, तो दोस्तों रूस में 11 मानक समय, याद रखना। अच्छा, ऐसा क्यों है, देखिए किसी देश का जो अक्षांशीय विस्तार हो वो कितना भी हो, है ना, वो कितना भी हो, वहाँ पर ज़्यादा टाइम लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब ऐसा मान लीजिए कि कोई देश है, ये ऐसे फैला है, ठीक, यहाँ तक। अच्छा, एक देश है कौन सा, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, यहाँ पर एक देश है, ठीक, ये मान लीजिए ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ एक देश है, ये ऐसे जो चिली है ये ऐसे फैला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टाइम जोन बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा पार्ट एक साथ सूरज के सामने आएगा, मतलब टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, एक ही देशांतर पर है। ठीक, देशांतर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लाइन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर यही देश ऐसा होता, कैसे होता, ऐसे होता, इस हिसाब से फैला होता, तो दोस्तों देशांतरी विस्तार इसका बहुत हो जाता। अब देखिए, जब देशांतरी विस्तार होगा तो इधर देखिए टाइम लाइन में ज़्यादा, मतलब टाइम में ज़्यादा अंतर आएगा, जितना आगे होगा उतना ज़्यादा टाइम होगा। सेम दोस्तों इसीलिए क्या है, इसी ऐसा ही चीज़ क्या है रूस में, रूस का जो देशांतरी विस्तार है काफ़ी अधिक है, जिस वजह से वहाँ पर ज़्यादा मानक समय रखे गए। क्यों, पता चला रूस के एक एरिया में सूरज निकल रहा हो और दूसरे एरिया में क्या हो रहा हो, मतलब कि एक एरिया में सवेरे के 5 बज रहा हो और एक जो एरिया का समय हो वो हो सकता है शायद को 2 बज रहा हो दोपहर के, है ना। तो वहाँ पर जो है 11 जो है मानक समय रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, ज़रूरी है, जिससे कि वहाँ पर कोई भी असुविधा ना हो किसी को। तो दोस्तों इसमें जो है 11 सही हो जाएगा। और भी दोस्तों देश हैं, जैसे कि अमेरिका में कितने मानक समय हैं, तो दोस्तों याद रखना, अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में दोस्तों 6 मानक समय, कितने हैं, 6 मानक समय। ठीक, याद रखना आप। अमेरिका में दोस्तों 7 है, ठीक, याद रखना। अमेरिका में 7 है, कनाडा में 6 है, ठीक, याद रखना। अमेरिका में 7 मानक समय है ना, और कनाडा में 6 है। भारत में कितने, अच्छा यहाँ पर कनाडा लिख लो, है ना, कनाडा नहीं दिया गया, याद रखना। अमेरिका में 6 है, अगर कनाडा में पूछ दें तो कनाडा में दोस्तों 6 मानक समय, और अपने इंडिया में 1 है ना। इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि हमको पता है जो हमारा देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है दोस्तों, हमने पढ़ा था 97 डिग्री 25 मिनट है ना। अगर हम लोग इसके बीच का निकालेंगे, मतलब कितना अंतर आ रहा है, तो लगभग दोस्तों 29 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब कि 30 जो है वो 30 डिग्री कुल मिला के अंतर आ रहा है। 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का अंतर आ जाता है, तो 30 डिग्री जब आगे बढ़ेंगे तो कम से कम 120 मिनट है ना, ये मान ले। ऐसा हम कह सकते हैं जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का समय है वो 2 घंटे का अंतर है, मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज है वो गुजरात से 2 घंटे पहले ही निकल आएगा। ठीक दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, भारत में कितने देश की स्थलीय सीमाएं जुड़ती हैं। अच्छा, पूछ रहा है कि भारत से कितने देश की स्थलीय सीमाएं जुड़ती हैं, तो दोस्तों याद रखना भारत से टोटल 7 देशों की स्थलीय सीमाएं जुड़ती हैं, जो कि अभी हम लोग चित्र के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ठीक, याद रखना, अच्छे से समझेंगे कि किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, सब कुछ इसी में कवर होगा। बस आपको लास्ट तक बने रहना है ना। एक वीडियो देख लो, हो सकता है हल्का सा लंबा हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। चीज़ को आप लोग एक बार समझ के पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है, रट्टा मारने से बेटर है कि कुछ चीज़ों को समझ के पढ़ लिया जाए ना, तो जिससे अगर जब भी आप लोग दोबारा रिवाइज करो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। वर्तमान में भारत की राजधानी क्या है, तो दोस्तों देखिए वर्तमान में भारत की राजधानी पूछा गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को उठाने का हमारा तात्पर्य क्या था, इस क्वेश्चन को उठाने का हमारा तात्पर्य बस इतना है। देखिए ये तो सभी को पता है कि जो वर्तमान में भारत की राजधानी क्या है, वो तो दिल्ली है, वो तो सबको पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन याद रखना, अगर ये पूछ दे कि भारत की, एक पॉलिटी का क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत को किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, तो दोस्तों याद रखना 69वां है ना, ये बहुत आ जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत जो दिल्ली है इसको भारत की राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना अगर जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश है। ठीक, लेकिन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दोस्तों याद रखना
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। हालांकि पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, ठीक, तब से जो है दोस्तों, जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तब से दोस्तों राजस्थान जो है वो एरिया के मामले में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो जो सबसे छोटा राज्य वो गोवा है, लेकिन अगर पूछ दे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। ठीक, याद रखना, भूलना मत, कंफ्यूज मत होना, यहाँ भी याद रखना। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा कौन सा? उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दोस्तों याद रखना राजस्थान है। सेम यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य वो है दोस्तों गोवा, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ दिया जाए तो दोस्तों क्या है? वो सिक्किम है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? दोस्तों याद रखना, आपको हो सकता है कि जब आप लोग मैप देखें तो आपको लगे कि बांग्लादेश से जो है बहुत कम सीमा साझा करता है, लेकिन याद रखना जो बांग्लादेश है दोस्तों वो ऐसे बना, कुछ ऐसे करके, ऐसे है ना, ऐसे बना हुआ है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये जो ऐसे ही, अगर इसका हम लोग पेरीमीटर निकाले, परिमाप देखा जाए, तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, सबसे लंबी सीमा। तो याद रखना दोस्तों, जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो कौन साझा करता है? वो साझा करता है बांग्लादेश। और अगर सबसे कम की बात आ जाए तो वो अफगानिस्तान। ठीक, याद रखना, कौन साझा करता है? अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से भारत को श्रीलंका से क्या अलग करता है? तो दोस्तों याद रखना, हम पहले पढ़ भी चुके हैं, जो पाक स्टेट है ना, जिसको कहते हैं पाक जल संधि, ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। याद रखना, पाक जल संधि है, पाकिस्तान में कुछ भी मत समझ लेना इसका मतलब कि पाक जल संधि भारत को पाकिस्तान से अलग करेगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। जो पाक स्टेट है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक, याद रखना। अच्छा, ये बेरिंग जल संधि, इसका मतलब क्या है? दोस्तों इसको हमने पढ़ा था, जो बेरिंग जल संधि है, ये जल संधि है, ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। ठीक, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है, जो कि हमने कल वाले वीडियो में अच्छे से देखा था, बस आपको उसको अच्छे से देख लेना। ठीक, देखिए दोस्तों, सारे वीडियो देखना, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंटेंट बढ़िया है, सब एग्जाम ओरिएंटेड, जितने भी क्वेश्चन है पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे टॉपिक रिलेवेंट है, जितने भी हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए बहुत जरूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना है ना, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना, जैसे कि उन तक भी जो है ये सब चीज़ें पहुँचे। अच्छा, पनामा स्थल संधि, ये हमने किसके लिए पढ़ा था? ये जो पनामा स्थल संधि है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उससे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। ठीक, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उससे दोस्तों साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसको अलग करता है। ठीक, याद रखना, कौन सी संधि? पनामा स्थल संधि। याद रखना, कौन सी? पनामा स्थल संधि। फिर है दोस्तों, अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा चित्र के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखना, ये जो है छोटा सा एरिया, जो हालांकि ये पाक ऑक्युपाइड आता है ना, पाकिस्तान जो है इसको इलीगली ऑक्युपाइड किए हुए है। ये देखिए, यहाँ से जो अफगानिस्तान का छोटा हिस्सा है वो भारत से सीमा बनाता है। क्या? भारत से सीमा बनाता है। अच्छा, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ देंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसको क्या कहते हैं ना, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों वो डूरंड सीमा है। कौन सी? डूरंड। और भारत पाकिस्तान के बीच अगर दोस्तों पूछ देंगे तो दोस्तों जैसे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, चीन के बीच में पूछ दे तो दोस्तों कौन सी है? भारत और चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा है। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या समझना आपको, सबसे जो, अच्छा आप लोग देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, पाकिस्तान से इतनी लंबी सीमा साझा हो रही है, तो हो सकता है कि कोई लगा दे कि पाकिस्तान से भारत जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बांग्लादेश लग जरूर छोटा है, लेकिन इधर ये देखिए ऐसे, अगर इसको जब आप पूरा खोल दोगे ना, पूरा खोलोगे तो ये जो सबसे लंबी सीमा निकलेगी। बांग्लादेश जो है वो भारत से सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो साझा करता है। ठीक, याद रखना। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए और क्या पूछ सकता है, और दोस्तों पूछेगा कि ऐसे दो मतलब कि जो समुद्री सीमा है वो कौन से दो देश साझा करते हैं। तो दोस्तों एक देखिए, ये श्रीलंका है ना, एक तो श्रीलंका हो गया, और दूसरा है दोस्तों मालदीव जो है ना, जो मालदीव है ये मतलब समुद्री पड़ोसी हैं, जो भारत के समुद्री पड़ोसी हैं। ठीक, ये कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, एक क्वेश्चन आ जाएगा कि जो लक्षद्वीप समूह है, देखिए दो द्वीप समूह हैं भारत के, है ना, जो कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कूटनीतिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा जो है, रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा अहम है भारत के लिए। तो दोस्तों जो लक्षद्वीप पूछ लिया जाएगा किस सागर में, तो दोस्तों याद रखना अरेबियन सी में, है ना। अगर ये पूछ दिया जाए ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, ये किस द्वीप में है, मतलब किस सागर में, ये है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में, है ना। और दोस्तों ये जो नीचे है मालदीव, ये है दोस्तों हिंद महासागर में। ठीक, याद रखना नीचे जो है हिंद महासागर। तो क्वेश्चन जो है जितने भी बनेंगे अभी हम सब आगे कवर किए ले रहे हैं। ठीक, बस आपको लास्ट तक बने रहना। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अभी हमने बात की थी
जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है दोस्तों, याद रखना, जो अक्षांशीय विस्तार है वो है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, या अगर अंडमान निकोबार को ले ले तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा, ठीक, कर्क रेखा कौन सी, अक्षांशीय रेखा, तो जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं दोस्तों, ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये देखिए निकल रही है, ठीक, ये निकल रही है। अब यहाँ देख लीजिए कहाँ कहाँ से निकल रही है, एक तो गुजरात से निकल रही है, ठीक, दूसरा दोस्तों ये देखिए राजस्थान से निकल रही है, फिर मध्य प्रदेश से निकल रही है, ये देखिए छत्तीसगढ़ से भी निकल रही है, ठीक, उत्तर प्रदेश से नहीं निकल रही, झारखंड से निकल रही है, ठीक, याद रखना, झारखंड से, बिहार से नहीं निकल रही। हालांकि पहले बिहार कह सकते थे, लेकिन बिहार से जब से झारखंड अलग हुआ है तब से जो है बिहार से नहीं निकल रही। और पश्चिम बंगाल से निकल रही है ना, याद रखना, बांग्लादेश से भी निकलती है ना। आगे दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, बंगाल, हाँ, मिजोरम से निकलती है, ठीक, याद रखना, मिजोरम से निकलती है, और निकलती है दोस्तों त्रिपुरा से, ठीक, याद रखना, मिजोरम से और त्रिपुरा से जो है ये निकलती है, ठीक, याद रखना। ये थोड़ा आगे से हल्का सा ज़्यादा बन गया, ये देखिए दोस्तों यहाँ से निकल रही, ठीक, याद रखना, ये जो ऐसे निकली है, ये ऐसे निकली, ठीक, याद रखना, मणिपुर नहीं आता, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों चित्र के माध्यम से आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बाकी हमने चीज़ें अच्छे से क्लियर कर ली गई हैं। फिर जब दोस्तों सामने से आकर पढ़ाएंगे तो इसको और अच्छे से समझाएंगे। फिर दोस्तों दिल्ली को किस संविधान संशोधन के तहत भारत की राजधानी बनाया गया, तो दोस्तों अभी हमने बात की थी, जो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, देखिए दोस्तों अगर पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तो पहला है, अभी हमने कवर कर लिया है। लेकिन अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों याद रखना पहला स्थान है, कौन सा, 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से अब पहला हो गया है। अच्छा, पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला कौन सा देश है, तो दोस्तों याद रखना रूस का, किसका है, रूस का। और इसका देशांतरी विस्तार भी बहुत है, इसलिए यहाँ पर 11 मानक समय है, 11 स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, ठीक, याद रखना। अच्छा, लाइन से देख लीजिए और कौन कौन से हैं, ठीक, याद रखना। सबसे पहले दोस्तों रूस, ठीक, फिर कनाडा, फिर दोस्तों कौन है, अमेरिका, फिर दोस्तों चीन है, रूस, कनाडा, फिर दोस्तों ब्राज़ील है ना, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर कौन है दोस्तों, फिर अपना इंडिया है 7वें नंबर पर। फिर 8वां पूछ दे है ना, एक बात वाला भी याद रखो, तो दोस्तों अर्जेंटीना याद रखना। कौन है दोस्तों, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना, ठीक। ये सब जो है इसकी सॉल्व ट्रिक ला के आपको अच्छे से एक वीडियो में काफ़ी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक। इसका दोस्तों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट है दोस्तों, हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखना, देखिए इस एनसीईआरटी में जो बताया गया है वो सिर्फ हिमालय के 3 भाग के बारे में बताया गया है क्लास 6 में। एक तो दोस्तों वृहत हिमालय है ना, जिसको हम लोग हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, एक दोस्तों मध्य हिमालय है ना, और फिर दोस्तों शिवालिक हिमालय या निम्न हिमालय के विषय में बात की गई है, ठीक, याद रखना। और दोस्तों जो बीच वाला है वो मध्य हिमालय है, जिसको हम लोग हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। 3 हिमालय की बात की गई है। एक जो और हिमालय है ट्रांस हिमालय, जो कि सबसे उत्तरी भाग है, ट्रांस हिमालय है ना, उसकी बात इसमें नहीं गई है। तो अगर इस एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो जो हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है वो कौन सी है दोस्तों, वृहत हिमालय और हिमाद्री। मतलब वृहत हिमालय और हिमाद्री हिमालय दोनों एक ही जो रेंज है उसका नाम है, उसको वृहत हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों ए तथा जो बी है वो दोनों करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों एग्जाम में कहीं दिया हो ट्रांस हिमालय या महान हिमालय कह दे, क्या दे दे, ट्रांस हिमालय या महान हिमालय, तो दोस्तों सबसे उत्तरी भाग यही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से कवर कर रहे हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस हिमालय में पाया जाता है। ये जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी चोटी है, जो कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, वो कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना वो हिमालय की, देखिए ये पाया तो जाता है दोस्तों हिमालय में, लेकिन हिमालय के किस भाग में पाया जाता है ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो दोस्तों याद रखना जो हिमाद्री हिमालय, कौन सा, हिमाद्री हिमालय जो है इसी में पाया जाता है। इसीलिए दोस्तों अच्छा, हिमालय को इसीलिए सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी कहा गया है, क्योंकि जितनी लंबी लंबी चोटी, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की बात कर दिया जाए, नंदा पर्वत की बात कर दिया जाए, है ना, जितने भी है दोस्तों चोटी हैं वो कहाँ पाई जाती है, हिमालय में पाई जाती हैं। और जहाँ हिमाद्री में ज़्यादातर पाई जाती हैं, इसलिए दोस्तों जो हिमाद्री वाला भाग है ये काफ़ी जो है सतत भाग है। कैसा है दोस्तों, काफ़ी सतत भाग है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत से डीप में जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी में अच्छे से कवर करेंगे। अभी जैसे एनसीईआरटी चला रहा है वैसे चलते जाना है, जिससे कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो इंटर तक अच्छा सा बना रहे, ठीक। तो दोस्तों इतना क्लियर हो गया, जो हिमाद्री हिमालय है उसी में माउंट एवरेस्ट पाई जाती है, बाकी जितनी बड़ी बड़ी चोटी हैं सब इसी में पाई जाती हैं, ठीक। कुछ हैं जो ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं, वो हम लोग 9th क्लास की एनसीईआरटी में बात करेंगे।
फिर दोस्तों हिमालय का सबसे दक्षिण में स्थित भाग कौन सा है? अच्छा, नाइन्थ में भी जो है, नाइन्थ में भी इंटर में बताया गया है, ट्रांस हिमालय की बात की गई, ठीक, वो उसको हम लोग उसमें देखेंगे। हिमालय का सबसे दक्षिण में स्थित भाग कौन सा है? दोस्तों याद रखना, जो दक्षिण में भाग है वो है शिवालिक हिमालय, या इसी को हम लोग कह देते हैं दोस्तों निम्न हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों? निम्न हिमालय, ठीक, याद रखना। और जो दोस्तों वृहद हिमालय और हिमाद्री हिमालय, यह दोस्तों सबसे उत्तरी भाग है। और मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल हिमालय कहते हैं, ये दोस्तों मध्य का भाग है, ठीक, याद रखना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अच्छे से देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तो श्रेणियाँ होगी, ठीक, ये श्रेणियाँ होगी, इसकी बाद में बात करेंगे, ये श्रेणियाँ होगी, है ना। इसको अच्छे से समझेंगे, अलग किसी मैप से इसमें सही से बताया नहीं गया। यहाँ पर हम लोग दोस्तों कुछ नदियों की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक देखिए यहाँ पर जो है ये भारतीय मरुस्थल पाया जाता है। अच्छा देखिए, एक यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है। क्या है? एक है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। और दोस्तों याद रखना, ये विश्व की, सिर्फ भारत की नहीं, विश्व की भी सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो अरावली श्रेणी है। अच्छा, यहाँ पर एक भारतीय मरुस्थल पाया जाता है, जिसका जो काफ़ी भाग है वो राजस्थान में है और कुछ गुजरात वाले हिस्से में भी है, ठीक। ये जो दोस्तों कहा जाता है, जो अरावली श्रेणी है, ये जो थार का मरुस्थल है, जो भारत का पाया जाता है, जिसको भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है, ये इस मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोक रही है, वरना ये जो महामरुस्थल है ये आगे तक फैल गया होता, ठीक, आगे तक फैल गया होगा, पंजाब के रीजन तक भी अच्छे से पहुंच गया होता। तो दोस्तों ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये काफ़ी घिस चुकी है। सबसे छोटी क्यों है यहाँ पर? हिमालय सबसे ऊंचा क्यों है? क्योंकि दोस्तों हिमालय युवा पल्लित पर्वत है, एकदम नया नया। जो अरावली है बहुत पुरानी है, तो नदियों द्वारा काफ़ी इसमें इरोजन हो चुका है, अपर्दन हो चुका है, तो काफ़ी घिस चुकी है जितना घिसना था, है ना, और ये घिसते जा रही है, इसलिए दोस्तों ये सबसे छोटी है, ठीक, मतलब कि इसकी जो चोटियाँ हैं थोड़ी गोलाकार हो चुकी हैं, ठीक, अच्छे से याद रखना। फिर आगे अगर हम लोग समझे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं इससे इंपॉर्टेंट, हालांकि नदियों वाले जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में, नदियों में काफ़ी अच्छे से ये चीज़ कवर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये पूछ देता है कि जो अरब सागर में ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, इनका नाम जरूर दिया जाता है। हालांकि 3-4 और भी नदियां हैं, है ना, उनकी बात हम लोग बाद में करेंगे। नर्मदा और जो तापी नदी है दोस्तों, ये अरब सागर में, जो ज़्यादातर नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तो गिरती हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, लेकिन जो नर्मदा और तापी नदी है दोस्तों, ये गिरती हैं अरब सागर में। अब क्यों गिरती हैं, ये सब ज़्यादा डीप में हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ये हम क्लास 9th में अच्छे से समझेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, ये रिफ्ट वैली में बहती है, मतलब कि भ्रंत घाटी से बहती है। और भ्रंत घाटी कैसी बनती है, ये सब बात करा जाएगा कि एक जो हिस्सा है वो नीचे धस जाता है, जैसे कि अभी हम लोग भ्रंथोत पर्वत वाला, जो भ्रंथोत पर्वत की बात की थी कल। देखिए दोस्तों, बस आप लोग करना क्या है, इस वीडियो में अच्छे से बने रहना है, इस चैनल में अच्छे से बने रहना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर कर जाएंगे, है ना। जो एनसीईआरटी है बहुत अच्छे से डिकोड करके पढ़ी जाएगी, कोई भी जो है चीज़ ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपको समझ में ना आए या आपके पास से रह जाए, सब कुछ आपके पास पहुँचेगा, ठीक, इस वीडियो के माध्यम से। अब हम लोग फिलहाल आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्यतः सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखना, मैदानों में, है ना, मैदानों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, कृषि की बहुत अच्छी सुविधा होती है, यात्रा जो है वो बहुत सुविधा से होती है ना, क्योंकि मैदान एकदम समतल एरिया होता है। पहाड़ों में क्या होता है दोस्तों, कृषि भी अच्छे से नहीं होती है ना, पर्वत में ढलान वाली भूमि होती है, तो उसमें जो है मिट्टी जो है ज़्यादा अच्छे से रुकती नहीं है ना, और पानी जो है वो बहुत तेज़ी से निकलता है पानी, इसीलिए वहाँ पर दोस्तों क्या किया जाता है, वहाँ पर दोस्तों कैसी कृषि की जाती है, जो कि हमने की थी वेदिका कृषि। अगर पूछ दें, जो वेदिका कृषि है, जो कि हमने कल के वीडियो में बात की थी, वो किससे संबंधित? तो वो दोस्तों पर्वतों से संबंधित है, पर्वत में की जाती है। तो दोस्तों फिलहाल ये याद रखिए, जो सामान्यतः सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो मैदान में पाई जाती है। आप लोग ऐसे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्यों सबसे ज़्यादा? अभी ये मैदानी गंगा पुत्र का जो ज़्यादातर एरिया है वो यहीं पर पाया जाता है ना। जैसे सिंधु का मैदान देख लीजिए, सिंधु नदी तंत्र का पाकिस्तान में है जो ज़्यादातर मैदान, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा घनी जनसंख्या है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो दोस्तों याद रखना, ये तो सुना होगा कि भारत में, ठीक, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो सिंपल सी बात है भारत का होगा ही। तो दोस्तों ये जो भारत और बांग्लादेश दोनों में पाया जाता है, ठीक, तो याद रखना कहीं भी कभी अगर भारत ना दिया हो तो बांग्लादेश लगाना, है ना, बांग्लादेश भी लगाना, मतलब भारत और बांग्लादेश दोनों में पाए जाते हैं, ठीक, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी याद रखना। अच्छा, यहाँ पर जो है दोस्तों, यहीं पर बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, ठीक। और दूसरा दोस्तों, इसमें ये पूछ सकता है कि इसका नाम सुंदरबन डेल्टा किस वजह से पड़ा? तो दोस्तों एक यहाँ पर सुंदरी पादप पाया जाता है, ठीक, इस, है ना, इसी वजह से दोस्तों इसका जो नाम है सुंदरबन डेल्टा पड़ा। फिर दोस्तों, थार का मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग या दक्षिण भाग? दोस्तों अभी हमने बात की जो पश्चिम भाग है उसमें है। कहाँ है? पश्चिम भाग में क्या है? थार का मरुस्थल। और जो ज़्यादातर मरुस्थल है वो पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि जो क्या रीजन है जो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में जो ज़्यादातर मरुस्थल है वो क्यों पाए जाते हैं? तो इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे ठंडी दारा, है ना, जब हम लोग लालीना
और दोस्तों एल नीनो ये सब अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे कि क्यों जो है जो ज़्यादातर जो मरुस्थल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम में पाए जाते हैं। ठीक, ठंडी धारा है ना, जो ठंडी महासागरीय धारा होती हैं, गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, उनमें इसका रोल होता है ना, जो कि हम लोग इस वीडियो में नहीं समझ सकते, लेकिन आगे अच्छे से इसको कवर करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। फिर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का पूर्वी तटीय मैदान सकरा है। दोस्तों देखिए, ये भारत है अपना इंडिया, ठीक, याद रखना ये जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, ये जो पश्चिमी है ये दोस्तों सकरा है, लेकिन जो ये वाला दोस्तों एक तो ये असतत है और दूसरी दोस्तों क्या है इसकी में बात कौन सी है, ये जो है दोस्तों ये कम सकरा है, मतलब कि ये मतलब कि कम सकरा, चौड़ा बहुत है। चौड़ा बहुत है क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक तो ज़्यादातर नदियाँ जाती हैं, एक तो ऊंचाई से नदियाँ नहीं गिरती हैं। अगर ऊंचाई से गिर रही हैं, यहाँ क्या होता है दोस्तों, ये जो है पूर्वी वाला घाट है ना। अच्छा देखिए दोस्तों, ये वाली जो चीज़ है हम लोग क्लास 9 में अच्छे से समझेंगे, अभी इतना समझ लीजिए, आप लोग ओरली समझ लीजिए। जो पूर्वी घाट है, ठीक, अगर हम लोग ऐसे बात किया जाए, इधर क्या है, दो पूर्वी घाट, ये काफ़ी ऊंचा है, तो यहाँ नदी काफ़ी वेग से गिरती हैं, काफ़ी वेग से गिरती हैं, ठीक, और खाली बहुत कम नदियाँ हैं, तो दोस्तों इसलिए ये जो है इसको अच्छे से काट नहीं पाई। और यहाँ पर दोस्तों जो है काफ़ी नदियाँ जाती हैं, तो इसने क्या है, ये जो घाट इसको काट दिया। तो दोस्तों अब ये जो घाट हो चुका है, ये कैसा हो चुका है, ये अब असतत हो चुका है, मतलब ऐसा हो चुका है, कैसा, ऐसा असतत हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी मात्रा में जो सिल्ट है, मतलब अवसाद जो है सेडिमेंट्स है, वो नदी अपने साथ यहाँ पर लाके जमा कर देती है। तो ये जो मैदान है सिंपल सी बात है चौड़ा होगा। तो आप लोग याद रखो, जो पहला कथन एकदम गलत है, दूसरा जो कथन है दोस्तों ये भी गलत है। सी जो है प्रादीपीय पठार त्रिभुजाकार है, तो दोस्तों ये जो है ये प्रादीपीय पठार ही तो है पूरा, ये त्रिभुजाकार है, आपको दिख रहा होगा, ये तो एकदम सही है। विंध्य एवं सतपुरा श्रृंखला प्रादीपीय पठार में दोस्तों यहीं पर है, इसी श्रृंखला से होकर दोस्तों क्या है, नर्मदा और तापी जो नदी है वो बहती हैं। भारत का पूर्वी तटीय मैदान सकरा है, तो दोस्तों ये जो दोनों कथन है ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक, याद रखना। भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है वो दोस्तों कैसा है, वो है सकरा, ठीक, और जो पश्चिमी तटीय मैदान, जो पूर्वी तटीय मैदान है वो है चौड़ा, और जो पश्चिमी तटीय मैदान है दोस्तों वो कैसा है, वो सकरा है, ठीक। काफ़ी खिचड़ी पक गई है, एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये दोस्तों जो है पश्चिमी तटीय मैदान ये सकरा है, और जो दोस्तों ये है ये असतत भी है। देखिए ये भी पूछ सकते हैं ये सतत कौन सा है, तो जो दोस्तों पूर्वी वाला है ये असतत है, ठीक, और जो पश्चिमी वाला है ये सतत है, लेकिन जो पश्चिमी वाला है ये दोस्तों सकरा है, और जो पूर्वी वाला है ये चौड़ा है। तो दोस्तों इसमें जो दो कथन है वो सत्य है और दो कथन असत्य भी है, ठीक, तो ये समझ लीजिए। ये जो सी और डी है जो दोस्तों वो सत्य है, और ए जो बी है वो गलत है, ठीक, याद रखना। फिर जो दोस्तों निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा? दोस्तों चाहे महानदी की बात की जाए, गोदावरी या कृष्णा या कावेरी, ये जो चारों नदियां हैं दोस्तों ये गिरती हैं बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में, लेकिन जो नर्मदा नदी है और तापी नदी ये गिरती है अरब सागर में, ठीक। फिर सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री या पूर्वी घाट? तो दोस्तों ये अपना पश्चिमी घाट है, कौन सा है, अभी हमने बात की, यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, पश्चिमी घाट है, कौन सा है, पश्चिमी घाट, और यहाँ पर पूर्वी घाट। तो दोस्तों ये जो पश्चिमी घाट है पूरा, इसको दोस्तों सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, और दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। फिर अरब सागर में कौन से द्वीप समूह स्थित हैं? तो दोस्तों अरब सागर में तो लक्षद्वीप समूह है, ठीक, लेकिन अगर बात की जाए बे ऑफ बंगाल में तो वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, होंशु ये तो जापान का द्वीप है, ठीक, मालदीव अपना जो है एक पड़ोसी देश है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, दोस्तों अभी हमने बात की, अरावली जो है वो जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। फिर दोस्तों भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो दोस्तों जो कर्क रेखा है जो हमने बात की 23.5 डिग्री, ठीक, कौन सी है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, उत्तरी, क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, क्योंकि जो दक्षिणी है वो तो मकर रेखा हो जाएगी, ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और हमने अच्छे से समझ लिया कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक, आज के लिए इतना ही, कल फिर शाम को फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, 5 बजे वीडियो पड़ जाएगा। इसको दोस्तों आज थोड़ा सा लेट हो गया है ना, लेट क्यों हो गया, क्योंकि थोड़ा सा काम में बिजी थे, अब शाम को लेकिन 5 बजे एकदम एग्जैक्ट टाइम में वीडियो पड़ जाएगा। आपको चैनल पर बने रहना है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है ना, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी दोस्तों, तो यूट्यूब जो है वो उसको और भी लोगों तक रिकमेंड करेगा, है ना, रिकमेंड करेगा, और दोस्तों चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी दोस्तों। ये जो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वीडियो में भी, है ना, तो हम इसमें और अच्छे रिसोर्सेज के साथ आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको स्टडी को और आसान बनाया जा सके। तो दोस्तों और अच्छे से आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, फुल मोटिवेटेड रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करें, है ना, और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।